Hello, Vacho. Let's see this question. The question says a block X of mass 0.5 kg is held by a long massless string on a fixed frictionless inclined plane inclined at 30 degree to the horizontal. The string is wound on a uniform solid cylindrical drum Y of mass 2 kg and radius of 0.2 meter as shown in the figure. The drum is given an initial angular velocity such that block X starts moving up the plane. At certain instant of time, the magnitude of the angular velocity of y is 10 radian per second. Calculate the distance traveled by x from that instant of time until it comes to rest. हमें बताना है कि ये जो फिगर में गिवन है x मास का ब्लॉक एंड y सिलेंडर, तो हमें क्या पता है कि ये जो सिलेंडर है उसको कुछ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से उसको घुमाया जाता है। मान लो ओमेगा थी, तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे ब्लॉक था ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगा कुछ वेलोसिटी से, ठीक है। बट उसके जो खुद का वेट की वजह से उस पर डीएक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो वेलोसिटी थी वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट कर देगी। तो हमें बताना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब ब्लॉक पहुंचा तब ये जो सिलेंडर था उसकी एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड होगी, ठीक है। 10 रेडियन में चेकर हमें गिवन थी कि एट टाइम सर्टेन टाइम ये जो ड्रम थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ और होगी, बट ड्यू टू द ये जो इसकी जो मास है वेट है उसकी वजह से ये जो ड्रम की एंगुलर वेलोसिटी थी उसमें भी चेंज आना स्टार्ट कर दिया होगा। तो धीरे धीरे घटती घटती कुछ 10 रेडियन पर सेकंड हो चुकी होगी एंड उस वक्त ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर आ चुका होगा। तो हमें बताना है कि इस टाइम के बाद ये ब्लॉक कितना आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। ये उसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि जब इसकी जो ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी थी वो होनी चाहिए 0, ठीक है। तो हमें ये डी डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा टास्क है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करेंगे वो क्या होगा, देखो पहला तो होगा हमारा न्यूटन्स फोर्स लॉ है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन यानी कि डी एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा जो यहाँ पे लिख देता हूँ की कॉन्सेप्ट क्या होगा, की कॉन्सेप्ट। तो पहला होगा न्यूटन्स फोर्स लॉ, ठीक है। फोर्स लॉ यानी कि सेकंड लॉ, जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टाइम एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सेकंड है वो है टॉर्क का लॉ, ठीक है। टॉर्क के दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन का यूज करने वाले, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ एंड जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसका भी यूज करने वाले। थर्ड है वो है डिस्टेंस के लिए, वो क्या होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में कितने कितने फोर्स लग रहे हैं हमारे गिवन सिस्टम पे। तो ये था हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड उसके साथ एक सरफेस थी 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री लिख देता हूँ ऐसे। उसके ऊपर एक ड्रम लगा हुआ होता है। अब ड्रम है यानी कि एक सॉलिड सिलेंडर है और कुछ नहीं। सॉलिड सिलेंडर के पास एक रस्सी थी ऐसे जुड़ी हुई थी, ठीक है। कंटिन्यूअस रस्सी बना देता हूँ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। एंड लास्ट में एक यहाँ पर था ब्लॉक जिसका मास एंड सब कुछ गिवन है। तो हम बना देते कि मास पर ये जो ब्लॉक है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसका मास हम कंसीडर करेंगे एम है, ठीक है, स्मॉल एम है। एंड जो ये सिलेंडर है उसका मास हम कंसीडर करेंगे कैपिटल एम। तो पहले तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देते हैं। तो एक्स वाई सिस्टम ऐसे डिफाइन करो, इस डायरेक्शन में जो एक्स वाई सिस्टम की कोई भी एक एक्सिस हो वो मोशन के डायरेक्शन में आए, ठीक है। तो मैं इसको एक्स डायरेक्शन बोल देता हूँ, ये वाली डायरेक्शन को, ये वाली डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये जो मास एम स्मॉल एम मास है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में मैंने एक्स एक्सिस ली है। तो उसकी उसके लिए मैंने ऐसी एक्सिस चुनी, ठीक है। क्योंकि हम अगर एक्स वाई सिस्टम को ऐसे चुने कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही हो, ठीक है, तो हमारे लिए जो इक्वेशन बनेंगे ना उसमें कंपोनेंट लेस आएगा, ठीक है। तो यही उसका रीजन था कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे चुनो कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है एटलीस्ट एक एक्सेस होनी चाहिए
वो मोशन की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो अब जो उस पर वेट लगने वाला है स्मॉल एम के वजह से, वो इस डायरेक्शन में आने वाला है mg, ठीक है। एंड वो फर्दर वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाने वाला है, क्योंकि बाय जियोमेट्री से हमें पता चलेगा ये 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। आपके लिए बेसिक होगा ये एंगल बताना। तो mg के दो कंपोनेंट पड़ेंगे, कितने पड़ेंगे? तो वाई एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? mg cos 30, क्योंकि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो कंपोनेंट होगा cos, जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनेगा वो कंपोनेंट होगा sin। तो एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट बनेगा mg का वो होगा mg sin 30। एंड राइट हैंड साइड यानी कि इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पर रस्सी है, तो टेंशन फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में टी। ऊपर की ओर बनेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये ग्रीन वाला ऊपर की ओर बनेगा नॉर्मल फोर्स। तो ये हमारे कंपोनेंट्स बन गए, ठीक है, ये हमारा फोर्स बन गया मास का, स्मॉल एम मास का। अब हम इस पर न्यूटन फोर्स लॉ लगाएंगे। अब देखो न्यूटन फोर्स लॉ है ना, वो ऐसी एक्सिस पर ही लगाओ जिसमें मोशन हो, ऐसी एक्सिस पर लगाने की जरूरत नहीं है इस डायरेक्शन में मोशन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। ये देखो वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं हो रही है, तो वाई एक्सिस में नॉर्मल है फोर्स एंड एमजी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो हम सिर्फ न्यूटन फोर्स लॉ एक्स डायरेक्शन में ही लगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए इसलिए। तो न्यूटन फोर्स लॉ इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में ऐसा गिवन है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ये हमें चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सभी फोर्स का समेशन विथ डायरेक्शन। तो एक तो फोर्स लग रहा है mg sin 30, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो mg sin 30। टेंशन फोर्स है वो प्लस डायरेक्शन में, तो प्लस टी आएगा इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉक्स m। एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो एज इट इज रखेंगे, तो इसका इक्वेशन बोलेंगे 1। अब सेकंड जो है वो हम सिलेंडर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेंडर को सिर्फ दिखाता हूँ, ऐसे सिलेंडर हमारे पास गिवन है ऐसे। एंड यहाँ पर जो है वो है हमारी सरफेस ऐसे, ठीक है। मैंने सिर्फ सिलेंडर का ही डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब देखो सिलेंडर में ये जो पॉइंट है उसके साथ कनेक्टेड है रस्सी, परपेंडिकुलर यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में रस्सी जुड़ी हुई है, ठीक है। एंड वापस से यहाँ से वाउंड हो रही है, यानी कि अपने आप पे ही वाउंड हो रही है, जो जो सिलेंडर है उसके ऊपर ही रस्सी अटक जाना शुरू हो गया, यानी कि गोल गोल यहाँ पर अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वाउंड होना, ठीक है। तो ये उसकी रेडियस रेडियस हो गई, ये उसका पॉइंट ओ है, अपने आप ही ये लपेटना स्टार्ट कर देगी रस्सी को, ठीक है, इसको वाउंड होना बोलते हैं। तो अब ये रस्सी की वजह से मान लो ये पॉइंट पी था, पॉइंट पी सिलेंडर का पॉइंट पी था, तो रस्सी की वजह से पॉइंट पी पर कितना फोर्स लगेगा? तो इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगाएगी, क्योंकि रस्सी क्या करती है, किसी भी मास के ऑपोजिट में टेंशन फोर्स लगाती है, ठीक है ना। तो पॉइंट पी भी सिलेंडर का ही पार्ट था, यानी कि ये जो हमारे पास ड्रम गिवन है उसका ही पार्ट था, तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो जो ये टी है यानी कि टेंशन फोर्स है, एंड जो रेडियस है उसके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो अब हम टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हैं अबाउट पॉइंट ओ, क्योंकि देखो ड्रम है ना वो ओ के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा ड्रम, सिर्फ प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर मैं टॉर्क का पहला फॉर्मूला लिखता हूँ, आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ। आर परपेंडिकुलर क्या होता है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है एंड जो सेंटर पॉइंट है जिसके अबाउट हमें निकलना है टॉर्क, उससे उन दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो कि हमें गिवन है आर, यानी कि टेंशन फोर्स एंड पॉइंट ओ के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कैपिटल आर। फोर्स कितना लग रहा है? टेंशन फोर्स जितना, तो हमारा पहला फॉर्मूला गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है आई टाइम्स अल्फा। अब देखो ये सिलेंडर है, ये जो ड्रम है वो एक सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? 1/2 mr²। इन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो अभी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा हो तो अल्फा की हम वैल्यू निकाल सकते हैं AT/r। यहाँ पर लिख देता हूँ Q, बिकॉज AT
कैन बी रिटन बाई आर इंटू अल्फा। अब एटी क्या है? एटी है ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉट ट्रांसलेशन, सॉरी। एटी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब ये जो पॉइंट पी है वो कौन से एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा, वही एक्सेलरेशन इन सारे पॉइंट का होगा। मान लो कि यहाँ पर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो उसका टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये होगा उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा आर टाइम्स अल्फा। ये हमने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ रखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा हो तो उस रोटेशनल बॉडी के कोई किसी भी पॉइंट पर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आर टाइम्स अल्फा से। ठीक है, तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 एम आर ट्रांसलेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एटी की वैल्यू क्या है देखो, ए एक्स होगी ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी स्पीड से रस्सी ऊपर लपट यानी कि वाउंड हो रही होगी, लपटती जा रही होगी सिलेंडर में, उतना ही एक्सेलरेशन से ये जो सिलेंडर है वो घूमेगा ना। ऐसा तो नहीं कि सिलेंडर फास्ट घूम रहा है एंड जो ये जो रस्सी है वो धीरे धीरे से ऊपर आ रही है, वरना तो क्या होगा कि रस्सी टूट जाएगी बीच में से ही। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी स्पीड से ये जो एम स्मॉल एम मास का ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, उतनी स्पीड से रस्सी को ऊपर जाना पड़ेगा एंड उतनी स्पीड से ये जो ड्रम है उसका जो कोई भी पॉइंट होगा, मान लो कि ये पी पॉइंट था, उसको गोल गोल घूमना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। अगर किसी का भी एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे हो गया तो रस्सी बीच में से टूट जाएगी, तो ऐसा तो केस नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एटी होगा वो होगा ए एक्स। यहाँ पर लिख देता हूँ एटी फर्दर कैन बी गिवन बाई ए एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास मिलेगा आर टी। अब देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन नहीं लिया, टी कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पर मुझे डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि टी डायरेक्शन माइनस है ना, ये जो ये वाला टी है वो ऊपर की ओर लग रहा है तो प्लस टी लिया, तो यहाँ से जो सिलेंडर से जो टेंशन जाएगा, यानी कि सिलेंडर पे जो टेंशन लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वो होगा माइनस टी। ठीक है ना, तो इसका डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ माइनस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से यहाँ पर आएगा माइनस टी, तो यहाँ पर आएगा माइनस आर ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 एम टाइम्स आर टाइम्स ए एक्स। तो ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करूंगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को थोड़ा पहला अरेंज करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में से आर आर कैंसिल हो जाएगा तो टेंशन की वैल्यू मिलेगी -1/2 एम टाइम्स एक्स। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ थर्ड इक्वेशन। अब मैं लिखता हूँ पुट थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट, तो मैं क्या मिलेगा माइनस एम जी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस टी, टी की वैल्यू क्या है -1/2 एम एक्स है ना, तो यहाँ पर लिख दो -1/2 एम ए एक्स। अब यहाँ पर देखो हमने सॉलिड का जो मास था ना वो यहाँ पर कैपिटल एम लिया था, तो यहाँ पर वापस से कैपिटल एम लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने यहाँ पर कैपिटल एम लिया था, इसकी वजह से ही ये जो इक्वेशन में हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कैपिटल एम, ड्रम का मास हमने कैपिटल एम लिया था इसलिए कैपिटल एम। ठीक है, तो यहाँ पर भी आएगा कैपिटल एम। ओके, हाँ, इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू था एम ए एक्स, तो यहाँ पर आएगा एम ए एक्स जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू को कॉमन बना देता है तो यहाँ पर बचेगा एम जी बाई टू इज इक्वल टू एम प्लस एम बाई टू इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली, एक्स की वैल्यू मिली हमें माइनस एम जी बाई टू, एम जी बाई टू, यहाँ पर बचेगा स्मॉल एम प्लस एम बाई टू। ठीक है, स्मॉल एम प्लस यस एम बाई टू। अब यहाँ से सबकी वैल्यू पुट करेंगे। अब स्मॉल एम क्या है, ब्लॉक का मास जो कि गिवन है 0.5 किलोग्राम। जी क्या है, सिंप्लिसिटी के लिए 10 मान लेते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी बन जाए। ठीक है, तो हम फॉर सिंप्लिसिटी 10 मान लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स स्मॉल एम है 0.5, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम में ड्रम का मास यानी कि 2 है तो 2/2 होगा। तो इसको सोल्व करेगा तो आपके पास आंसर आएगा -1.66,
या फिर आप 5/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर 5/3 लिखूंगा, तो सोल्व करेगा तो आंसर आएगा आपके पास -5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, देखो, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है, अब डी एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, अब हमें फाइंड करना है कि कोई भी अगर टाइम पर ये जो सिलेंडर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो 10 रेडियन पर सेकंड, तो कितनी देर लगाएगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, या फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मान लो एस डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एंड यहाँ पर आकर रुक जाएगा ब्लॉक, तो वो हमें फाइंड करना था। तो उसके लिए एक्सेलरेशन है। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इसको फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है इनिशियल जो इसका जो वेलोसिटी थी ब्लॉक की, वो वी इनिशियल पता है, वी फाइनल भी पता है। वी फाइनल कैसे निकलोगे? वी फाइनल हमें पता है 0, क्योंकि ब्लॉक तो इवेंचुअली यहाँ पर आके 0 बन जाएगा ना वेलोसिटी, एंड हमें निकालना है एस। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हमें वेलोसिटी इनिशियली पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो एंड डी एक्सेलरेशन की वैल्यू पता हो। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो वी फाइनल क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। वी इनिशियल वो हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे हम देखते हैं। 2 टाइम्स ए क्या होगा? डी एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो हमें क्या मिली थी? -5/3, ठीक है, -5/3 मिली थी ना, ये वाली देखो। एंड एस, क्योंकि हमें फाइंड करना है एस, यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, वो 5 नहीं है, ठीक है, एस है। वी इनिशियल कैसे निकालोगे? तो हमें यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ पहला। देखो हमें गिवन है ड्रम की किसी भी टाइम की ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे ये हमारा जो है वो सरफेस है। तो लेट्स से ये हमारा था आर, अगेन यहाँ पर पॉइंट था पी, यहाँ से रस्सी पास हो रही थी, ठीक है, यहाँ से ऐसे रस्सी पास हो रही थी ऐसे। तो हमें ये जो ओमेगा है वो पता है, अबाउट पॉइंट ओ कितना गिवन है? हमें गिवन है 10 रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना, ऐसा ही गिवन है कुछ, यस 10 रेडियन पर सेकंड। एंड हमें रेडियस कितनी गिवन है? 0.2 मीटर की। तो यहाँ पर रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो देखो हमें रेडियस पता है, ओमेगा पता है, तो इस पॉइंट P की वेलोसिटी क्या होगी? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वेलोसिटी क्या होती है? r ओमेगा होती है, r इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कैपिटल R है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल R ओमेगा। ये तो बेसिक इक्वेशन है। R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू है 0.2, ओमेगा की वैल्यू क्या है? 10 है। तो हमारे पास कितनी वेलोसिटी है? 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस पॉइंट P की वेलोसिटी किसी भी टाइम पर हमें गिवन है। ये जो पॉइंट P है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारे निकल के आई 2 मीटर पर सेकंड। तो जितनी ही पॉइंट P की वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी कौन सी कितनी किसकी होगी? स्ट्रिंग की होगी ना, क्योंकि इस P पॉइंट के साथ कौन कनेक्टेड है? स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड। तो जितनी वेलोसिटी स्ट्रिंग की होगी उतनी ही वेलोसिटी कौन किसकी होगी? ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए ना, ये मास m की, क्योंकि तीनों को तीनों साथ में चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया था आपको पहले ही। अगर कोई एक के वेलोसिटी के साथ गड़बड़ हो जाती है तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, बट हमारे केस में स्ट्रिंग टूटती नहीं। इसका मतलब तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट, यानी कि पॉइंट P, ए स्ट्रिंग एंड स्मॉल m ब्लॉक सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी तो ब्लॉक मिल गई, कितनी मिली? 2, यहाँ पर लिख देंगे 2, यानी कि यहाँ पर आएगा -2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा? -10/3 एंड s, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड क्या बचा? देखो 4 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू s। तो s की वैल्यू क्या मिली? 1.2 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बच गया कि जब ये ब्लॉक हमें ब्लॉक की वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी, उस टाइम से लेकर ब्लॉक रेस्ट में आया उस टाइम तक ब्लॉक ने 1.2 मीटर की दूरी तय की होगी। So the final answer to the question is that the distance traveled by the block is 1.2 meter. I hope you understood it well. Best of luck.